अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून तारीख़ और सबक हमारा पहला सबक तारीख़ के माख़ज़, इस सबक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने वाले हैं। इस सबक में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी पुरानी चीज़ें, चाहे वो तहरीरी सूरत में हो यानी लिखी हुई सूरत में हो, या ज़बानी सूरत में हो, या बनी हुई हो, वो तमाम को क्या कहते हैं और उनसे हमें कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी मालूमात हमें हासिल होती है, वो इस सबक में हम लोग देखने वाले हैं। और तारीख़ के माख़ज़ की किस्में कितनी हैं, कौन कौन सी है, ये हम लोग आज तफ़सील से देखेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले वाली जमात में हम लोगों ने तारीख़ के कदीम दौर से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल किए थे कि कदीम दौर में कौन कौन सी बातें थी, वो सब हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर हम लोग आज तारीख़ में दौर वस्ता से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर कदीम दौर, दौर वस्ता और दौर जदीद, तारीख़ को इन तीन दौरों में, इन तीन ज़मानों में जो है तो बांटा गया है। पहली सदी से लेकर 8वीं सदी तक ये दौर कदीम कहलाता है। 9वीं सदी से 18वीं सदी तक दौर वस्ता, और 18वीं सदी के बाद से अभी तक जो ज़माना चल रहा है ये दौर जदीद में जाता है। तो ज़मानी तरतीब के लिहाज से माजी में होने वाले वाक़यात के बारे में तहकीक और बाज़ाब्ता मालूमात को तारीख़ कहा जाता है। यहाँ पर तारीख़ की जो है वो तारीफ़ दी गई है। अगर हम आसान अल्फाज में तारीख़ को समझना चाहेंगे अगर, तो वो ये है कि पुराने वक्त में, यानी जो दौर गुज़र गया है, उस दौर में जो भी वाक़यात या जो बातें गुज़री है वो सब तारीख़ कहलाती है। लेकिन वो बातें हकीकत पर मबनी होनी चाहिए, कोई कहानी की सूरत नहीं होना चाहिए, मनगढ़ंत बातें नहीं होना चाहिए, तो उसे जो है तो हम लोग तारीख़ कह सकते हैं। लफ्ज़ तारीख़ किसी चीज़ के ज़हूर का वक्त, किसी अजीम वाक़े का वक्त का तयन या ज़माने का अरसा, ये भी तारीख़ कहलाता है। यानी अगर कोई चीज़, कोई ख़ास चीज़ अगर बनती है, ज़ाहिर होती है, तो वो एक तारीख़ कहलाएगी। कोई अजीम वाक़या, कोई बहुत बड़ा वाक़या अगर गुज़र गया है, यानी गुज़रा हो गया हो, तो उस वक्त का जो तयन रहेगा वो भी एक तारीख़ कहलाएगी। और ज़माने का अरसा, यानी जिस ज़माने में वो हुई है बात, वो वाक़या जिस ज़माने में हुआ है, वो सब तारीख़ कहलाती है। तारीख़ के कुछ अहम बातें होती है, जैसे शख्स, समाज, मकाम और ज़माना। तारीख़ में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं किसी शख्स के बारे में, किसी समाज के बारे में, और कोई वाक़या अगर होता है तो उसमें मुकाम होता है कि वो वाक़या या वो बात किस मुकाम पर हुई। ज़माना यानी वक्त, वो किस वक्त हुई, कौन सी सदी में हुई, कौन सी ईस्वी में हुई, है ना। हम लोग सन पढ़ते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो एक ज़माना हमारे सामने आता है। गांधी जी ने जो है तो आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो गांधी जी एक शख्स है, तो वो हमारे सामने आता है। सभी लोगों ने उनका साथ दिया, तो सभी लोग यानी समाज के लोग, तो समाज हमारे सामने आता है। मकाम, भारत को आज़ादी मिली तो भारत एक मकाम है, एक जगह है। तो इस तरीके से शख्स, समाज, मकाम, ज़माना, ये सब चीज़ें जो है तो तारीख़ में बहुत अहमियत की हामिल होती है। तारीख़ काबिले एतबार शहादतों पर मबनी होनी चाहिए। कुछ भी मन गढ़ंत बातें, कहानियाँ इसमें तारीख़ में नहीं होती है, बल्कि शहादत जो होती है वो सच्चाई पर मबनी होती है। यानी कोई भी बात हो तो वो, उसके शवाहिद हमारे पास होना चाहिए, उसके बोलना चाहिए कि हमारे पास सबूत होना चाहिए, तो जब वो तारीख़ सही साबित होगी। इन्हीं काबिल एतबार शहादतों को तारीख़ी माख़ज़ कहा जाता है। अब जिन चीज़ों से ये साबित होता है कि उस दौर में ये हुआ है, चाहे वो कोई किला हो, सिक्के हो, या कोई लिखी हुई सूरत में तहरीरी शक्ल में कोई चीज़ें मौजूद हो, तो ये जो चीज़ें जब हमको मिलती है
तो इन चीज़ों को माखज़ कहा जाता है ना। इन्हें ही जो है तो हम लोग तारीखी माखज़ कहेंगे। आइए अब हम और आगे जो है तो तरतीबवार देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यानी कि तारीखी माखज़ कौन कौन से होते हैं। वही बातें जो है तो हम लोग देखने जा रहे हैं। अब देखिए हमारे सामने जो है तो यहाँ पर तारीखी माखज़ में 3 माखज़ जो है तो हमारे सामने हैं, यानी हमने इनकी दर्जाबंदी कर दी है। पहला है मादी माखज़, दूसरा है तहरीरी माखज़ और तीसरा है ज़बानी माखज़। हमें इन तारीखी माखज़ की तफ़शीस करके इनकी असलियत का पता लगाना पड़ता है ना। असलियत का पता लगाते हैं हम लोग। इन माखज़ की बड़ी होशियारी और बारीक बीनी से इस्तेमाल करना भी जो है तो ज़रूरी होता है। जब हम लोग किसी इमारत को देखते हैं, किले को देखते हैं, मकबरों को देखते हैं, या सिक्के हमें कहीं से खुदाई के दौरान ज़मीन के अंदर से बर्तन मिलते हैं, ज़ेवरात मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, तो उन चीज़ों का हम लोग बारीक बीनी से उनकी तफ़शीस करते हैं। जो लोग आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जब खुदाई में जब चीज़ें बाहर निकलती है तो वो बड़े ही उनको एहतियात के साथ उनको अपने कब्ज़े में लेते हैं, और कब्ज़े में लेने के बाद उनका अलग अलग टेस्ट किया जाता है उन चीज़ों का, उनके ऊपर अलग अलग अमल किया जाता है और पता लगाया जाता है कि ये चीज़ जो हमें मिली है ज़मीन के अंदर से वो कितनी पुरानी है, कितने साल, कितने 100 साल पुरानी है। और उनका बारीक बीनी से मुशाहिदा किया जाता है, देखा जाता है उनको। तो यही बातें जो है तो यहाँ पर है। हमने देखे कि दर्जाबंदी कर दी गई है मादी माखज़ की, तहरीरी माखज़ की और ज़बानी माखज़ की। तो मादी माखज़ में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तहरीरी माखज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ज़बानी माखज़ किसे कहते हैं, वो हम तरतीबवार देखेंगे। अब हमारे सामने यहाँ पर है पहला मादी माखज़। तो मादी माखज़ को और क्या कहा जाता है? मादी माखज़ को कहा जाता है तबई माखज़ भी कहा जाता है ना। ये बात हमें याद रखना है। अब मादी माखज़ में कौन कौन सी बातें शामिल होती है वो हमें देखना है। तो मादी माखज़ में यादगारें, अब बहुत सारी यादगारें जो है तो हमारे हिंदुस्तान में या दुनिया में अलग अलग जगह पर बनाई गई है यादगारें। जैसे शहीदों की यादगारें, आप लोग जो है तो इंडिया गेट पर जाओगे तो वहाँ पर पूरे शहीदों के जो है तो नाम लिखे गए हैं, देश में किन लोगों ने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया है, उनकी पूरी तस्वीर जो है, पूरे नामों की जो है तो पूरी एक फहरिस्त वहाँ पर बनी हुई है। और इंडिया गेट को जो है तो वहाँ पर शहीदों की यादगार के तौर पर भी जो है तो देखा जाता है। इसी तरह तो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में शहीदों की यादगारें जो है तो बनाई गई है। इसी तरह इमारतें, इमारतों के ज़रिए भी जो है तो पता चलता है। जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला है और लाल महल है पूना में। तो ये तमाम जो इमारतें हैं इनके ज़रिए भी जो है तो हमें उस दौर का पता चलता है कि लाल महल में जो है तो शिवाजी जो है तो बचपन से, शिवाजी महाराज जो है तो बचपन से रहते थे। ताजमहल जो है तो शाहजहाँ ने बनाया। तो उस दौर की बातें जो है तो हमारे सामने निकल कर आती है। इसी तरह गारें, गारों के अंदर जो पहाड़ होते थे, पहाड़ों के अंदर जो है तो एक अलग तरीके से खुदाई करके और अच्छा वहाँ पर गारों के अंदर बनाया जाता था, यानी संग तराशी की जाती थी, मूर्तियाँ जो है तो बनाई जाती थी, वहाँ पर कुछ तहरीर भी होता था। तो उस दौर का हमें पता चलता है। जैसे अजंता की गारें, एलोरा की गारें हैं, तो हमें बहुत सारे मालूमात वहाँ से मिलती है उस दौर की। इसी तरीके से कुतबे, कुतबों के अंदर भी जो है तो कुतबों के ऊपर भी जो है तो नाम और किसी खास शख्स के बारे में या किसी दौर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है तो तहरीर मिलती है, जहाँ पर हम लोग वहाँ से मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह सिक्के, सिक्के बहुत पुराने हैं, कौन से दौर के हैं, सोने के सिक्के हैं या चांदी के सिक्के हैं, उन सिक्कों के ऊपर राजा के, देवी देवताओं के तस्वीर होती थी, या वहाँ पर साल का इंदिराज होता था, साल लिखा रहता था कि इस साल का है, या ज़बान अलग अलग होती थी। अरबी ज़बान में होता था कुछ तहरीर, या संस्कृत ज़बान में, या पाली ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में, जिस ज़बान में भी जो है तो कुछ उसके ऊपर तहरीर होता था। तो हमें पता चलता था कि ये उस ज़माने के सिक्के हैं। फिर उस ज़माने में कौन सा राजा था, फिर उसका धर्म क्या था, उसका मज़हब क्या था, वो हमें पूरा पता चलता है सिक्कों की मदद से।
इसी तरह तांबे की तख्तियाँ, पहले दौर में लोग तांबे की तख्तियों पर भी लिखा करते थे। तो जो तहरीर तांबे की तख्तियाँ और तांबे की तख्तियाँ ख़राब नहीं होती थी, अगर हम कागज़ पर लिख कर जो है तो रखते थे, अगर ज़मीन में वो चला जाता तो मिल जाता था, उसमें मिट जाता था, सब तमाम मिल जाता था। लेकिन तांबे की तख्तियाँ जूं की तू वैसे ही थी, तो उनके ऊपर भी बहुत सारी तहरीरें मिलती हैं। तो उन तहरीरों के ज़रिए भी जो है तो हमें पता चलता है उस दौर का। इसी तरह से किले, अब बहुत सारे किले हैं हमारे महाराष्ट्र में भी, बहुत सारे किले हैं, पन्हाला का किला है, रायगढ़ का किला है। तो इन किलों के ज़रिए, और लाल किला है हमारा दिल्ली में, तो उसे किसने बनाया, किस राजा ने बनाया, कब हुआ, उसके ऊपर कब्ज़ा किसने किया, तो वो तमाम बातें जो है तो हमें किलों के ज़रिए भी जो है तो पता चलती है। तो ये तमाम बातें जो है तो ये मादी माखज़ कहलाएंगे, इन्हें तबई माखज़ भी कहते हैं। तो ऐसे जो माखज़ होते हैं, ऐसी जो चीज़ें होती है, इनसे हमें तारीख का पता चलता है, उस दौर का पता चलता है, उस दौर के रहन सहन, उस दौर के राजा महाराजा लोगों की ज़िंदगी, उस दौर के मज़हब, उस दौर की ज़बान, इन सब बातों का पता हमें इन तबई माखज़ के ज़रिए या तो फिर मादी माखज़ के ज़रिए पता चलता है। अब हम तबई माखज़ में अगर सबसे अहम चीज़ की बात करेंगे तो वो है किले। अब बहुत सारे किले हैं और किलों की अक़साम भी है। किले जो है तो बहुत अहमियत का हामिल होते थे पहले उस दौर में, राजा महाराजा लोगों के दौर में। और किलों की अक़साम भी बहुत सारी है, यानी उसकी किस्में हैं। जैसे पहाड़ी किले हो गए और जंगलाती किले, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं। पहला जो है तो पहाड़ी किला नज़र आ रहा है आप लोगों को पहली तस्वीर में। इसी तरह जंगलाती किले यानी जंगल पर बने हुए किले। फिर यहाँ पर सिंधुदुर्ग का किला नज़र आ रहा है तीसरी तस्वीर में आप लोगों को। फिर चौथी तस्वीर में मालेगांव का एक ज़मीनी किला है। सिंधुदुर्ग का जो किला है वो किला समंदर पर बनाया गया है। इसी तरह मालेगांव का ये जो किला नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये ज़मीनी किला है। और जो दूसरे किले हैं, रायगढ़ का किला या पन्हाला का किला, ये तमाम किले जो है वो पहाड़ों पर बनाए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में कि पहाड़ों पर जो है तो किस तरीके से किले बनाए गए हैं, ज़मीनी किले कैसे होते हैं, समंदरी किले कैसे होते हैं। ये तमाम किले जो है तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो इन किलों के ज़रिए भी जो है तो मालूमात मिलती है हमें उस दौर की, है ना। वहाँ के राजा महाराजाओं के दौर की पता चलता है कि ये जो किले हैं किसने बनाया। फिर जंगें हुई तो किलों का मुहासरा किसने किया, किलों को किसने घेरा, फिर कितने दिन बाद जो है तो वहाँ से कैद से रिहा हुए या जंग कौन जीता, ये सब बातें जो है तो हमें पता चलती हैं। अब बहुत सारी यादगारें होती है जिनके ज़रिए हमें पता चलता है। यादगारों के ज़रिए पता चलता है, शहीदों की यादगारें यहाँ पर दूसरी तस्वीर में बताया गया है। पहली तस्वीर में जो है तो शिवाजी महाराज की जो है तो समाधि बताई गई है जो रायगढ़ में है। इसी तरह महल होते थे, मकबरे होते थे, जैसा कि तीसरी तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बीबी का मकबरा जो है तो बताया गया है, जहाँ पर बीबी का मकबरा कह सकते हैं या राबिया दुर्रानी जो है उनका यहाँ पर मकबरा है, और इसे जो है तो आज़म शाह ने बनाया। इसी तरह लाल महल जो है तो चौथी तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, पूना में है लाल महल। और ये यादगारों की तस्वीरें भी आप लोगों को नज़र आ रही है, शिवाजी महाराज की समाधि भी नज़र आ रही है। तो इन तमाम बातों से भी जो है तो पता चलता है कि ये किस दौर की है और किसकी है ना। तो उस अहद की तारीख की मालूमात हमें जो है तो हासिल होती है। फ़न तामीर आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो है तो यहाँ पर बीबी का मकबरा बना हुआ है, लाल महल भी बना हुआ है। तो ताजमहल की तरह जो है तो दिखाई दे रहा है ये बीबी का मकबरा, हूबहू उसको बनाने की कोशिश की गई है। तो ये फ़न तामीर है, यानी फ़न का मुज़ाहरा किया गया है। एक लाल महल भी जो है तो एक खूबसूरत जो है तो महल है। तो उस दौर का फ़न तामीर यानी लोगों के अंदर कितने अच्छी सलाहियत थी बनाने की इन तमाम चीज़ों को, वो सब बताया गया है, उसका भी जो है तो हमें पता चलता है। और तर्ज़ रिहाइश यानी लोगों का रहन सहन किस तरह था, कैसे घरों में वो लोग रहते थे, कैसे महलों में रहते थे, वो भी हमें इन इमारतों को देखकर हम पता लगा सकते हैं।
अब हम देखेंगे उस दौर के सिक्के। तो सिक्कों से पहले हम यानी रुपयों से पहले हम कुछ बातें देखेंगे, उसको जान लेते हैं हम लोग। कौन सी बातें? कदीम ज़माने से हम सुनते आ रहे हैं कौड़ी, दमड़ी, धेला, पाई, पैसा, आना, रुपया वगैरह वगैरह, है ना। ये सब पहले सिक्के थे जो राइज थे। कभी कौड़ी चली, कभी दमड़ी, कभी धेला, कभी पाई, कभी पैसा, आना, रुपया, ये सब चला करता था। पहले 5 पैसे, 10 पैसा, 20 पैसा, ये सब भी जो है तो पहले चला करता था, वो बंद हो गया है। इन सिक्कों की बुनियाद पर कुछ ज़रबुल मिस्ल यानी मिसालें जो है तो बनाई गई है, मुहावरे भी बने हैं, हमारी ज़बान में है वो शामिल हो गए हैं। जैसे कौड़ी के काम का नहीं, है ना, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, पाई पाई का हिसाब रखना, रुपया पैसा हाथ का मैल है। ये बातें जो है तो हम लोग अक्सर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनसे सुनते आते हैं, सुन रहे हैं हम लोग। तो ये बातें जो है तो हम लोगों को रुपयों पैसों का पता चलता है, उनकी अहमियत का पता चलता है। आगे हम लोग जो है तो उस दौर के रुपये पैसे, पुराने दौर के तारीख के, उनके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। आइए देखते हैं। अब हम यहाँ पर बहुत सारी मालूमात देखने वाले हैं। जैसे मुख्तलिफ हुक्मरानों के दौर में राइज सोने के, चांदी के, तांबे के सिक्के जो है तो तारीखी माकिस के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उनकी अहमियत जो है तो बरकरार है। यानी पहले के दौर में जो राजा महाराजा होते थे वो लोग सोने के, चांदी के, तांबे के सिक्के जो है तो राइज किया करते थे, उनसे जो है तो लेन देन किया करते थे। कुषाण जो राजा था, आप लोगों को याद रखना है, कुषाण राजा ने सबसे पहले सोने का सिक्का जो है तो राइज किया था, और उसके बाद से जो है तो अलग अलग दौर में वो सब चलता रहा। इन सिक्कों के मुताले से हमें हुक्मरानों के, उनके अहद हुकूमत के, उनका नज़्म नस्क कैसा था हुकूमत का, वो मजहबी तसव्वुरात कैसे थे, उनकी शख्सी तफसीलात यानी वो किस शख्सियत के हामिल थे, कैसे थे, वो तमाम बातें जो है तो सिक्कों के ज़रिए हमें पता चलता है। इसके अलावा हमें उस अहद की माशी लेन देन, है ना, इकोनॉमिक कंडीशन, माशी हालत कैसी थी उनकी, वो भी पता चलता है। धातों के इल्म का भी पता चलता है कि सोना उस वक्त रहा होगा जब ही तो सोने के सिक्के बने। फिर चांदी के सिक्के कब आए, फिर तांबे के सिक्के बनाए गए, तो हमें पता चलता है कि तांबा उस वक्त रहा होगा या नहीं होगा। ये सब हमें धीरे धीरे जो है तो पता चला है। इसी तरह मुग़ल शहंशाह अकबर के राइज करदा सिक्कों पर राम और सीता की तस्वीरें, या हैदर अली के राइज सिक्कों पर शिव पार्वती की तस्वीरें, हमें उन हुक्मरानों के अहद में जो उनकी हुकूमत थी उस वक्त हम आहंगी कितनी थी, मजहबी हम आहंगी, यानी वो लोग किस तरीके से दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी साथ में लेकर चला करते थे, है ना, इस बात का पता चलता है। क्योंकि उनके जो राइज सिक्के थे उसके ऊपर राम सीता की तस्वीरें थी और परशु पार्वती की शिव पार्वती की भी तस्वीरें थी। तो पता चलता है कि किस तरीके से मजहबी हम आहंगी थी। इसी तरह पेशवाओं के राइज करदा सिक्कों पर अरबी या फ़ारसी ज़बान का इस्तेमाल होता था उस वक्त। पेशवा कौन? जो राजा महाराजा होते थे, मराठा सरदार, मराठा राजा महाराजा लोगों के अंडर जो काम करते थे, जो पेशवा हुआ करते थे उनके साथ में, है ना। तो वो लोगों के दौर में भी अरबी और फ़ारसी ज़बान का इस्तेमाल किया गया सिक्कों पर। तो ये सब बातें उस दौर की समझ में आती है कि किस तरीके से लोग एक दूसरे से नफ़रत नहीं करते थे, सब मिलजुल कर रहते थे। और उस दौर के ज़बानें जो थी उसका भी पता चलता है हमें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीर में पेशवा अहद के सिक्के हैं, तो पेशवा अहद के सिक्के हैं और उसमें अरबी और फ़ारसी में लिखा हुआ है। इसी तरह हैदर अली के जो सिक्के हैं उसमें जो है तो तस्वीर बनी हुई है। तो इन सब बातों का हमें पता चलता है वहाँ से, इन तस्वीर के ज़रिए देखकर। इसी तरह कुतबे होते थे, कुतबों पर संगी तहरीरें होती थी, यानी पत्थरों के ऊपर तहरीर किया करते थे, लिखी जाती थी बातें। और तंजावुर के एक बृहदेश्वर मंदिर के अहाते की तहरीरें, जैसा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, एक जो नीचे पत्थर पर लिखा हुआ है और मंदिर भी जो है तो वहाँ पर बना हुआ है, तस्वीर दी गई है।
तो वहाँ से हमें पता चलता है चालुक्य सल्तनत के बारे में, राष्ट्रकूट के बारे में, चोल सल्तनत के बारे में, यादव लोगों के बारे में। यानी जो कोट है, चालुक्य है, चोल है, यादव है, ये तमाम पहले हुकूमतें जा चुकी है। इन्होंने कई सालों तक हुकूमतें की है पूरे भारत के अंदर। तो उन तहरीर की वजह से वो जो लिखा हुआ है उसके ज़रिए हमें उनका पता चलता है कि उन्होंने किस सन में हुकूमत यहाँ पर की और उस दौर में कौन सी ज़बानें थी, संस्कृत ज़बान थी या पाली ज़बान थी, है ना, या तमिल ज़बान थी जो दक्षिण भारत में यानी जनूबी भारत के अंदर चली। सबसे पहली ज़बान जो भारत की जो थी वो है संस्कृत ज़बान। तो पता चलता है उन ज़बानों के बारे में। इसी तरह जिसकी वजह से जो ज़बान, रस्मुल ख़त और वहाँ की समाजी ज़िंदगी, इनका पता चलता है। पहले तांबे की प्लेट या परत के ऊपर भी जो है तो जिसे तामरपट या परत कहा जाता था, उनके ऊपर शाही फरमान लिखे जाते थे, फैसले हुआ करते थे। तो फैसलों को भी जो है तो लिखते थे वो लोग, राजा महाराजा लोग। तो पता चलता है कि किस तरीके से किनके साथ जंगें हुई, किनके साथ मिलाप हुआ, कितने सालों तक जंगें चली, कितने सालों तक हुकूमतें हुई। ये तमाम बातें जो है तो हमें पता चलती है इन तमाम चीज़ों के ज़रिए। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं, है ना। तो देखिए क्या हमें जानना है। चैतिया विहार, खानकाहें, मंदिरें, कलीसा, मसाजिद, आतिशकदे, किले, मकबरे, गुरुद्वारे, छतरी, संग तराशी कुएँ, जीनेदार बाउलियाँ, मीनार, फसील, मलबूसात, हथियार, बर्तन, ज़ेवरात, कपड़े, फनकारी के नमूने, खिलौने, औजार और मौसीकी के आलात यानी साज वगैरह का शुमार तारीख के तबई माखीज़ में होता है। यानी कि इसे भी जो है तो हम लोग माखज़ कहते हैं, मादिया तबई माखज़ कहते हैं, है ना। ये सब ऊपर जो दिया हुआ है, चैत्य विहार, खानकाहें, मंदिरें, कलीसा, मसाजिद, ये सब इबादत गाहें हैं। फिर इसके अलावा किले हैं, मकबरे हैं, ये तो मैं आप लोगों को बताया। गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे में भी जो है तो इबादत गाह है ये भी। छतरी, संग तराशी, जो संग तराशी यानी पत्थरों पर लिखे गए हैं, कुएं बनाए गए हैं, मीनार है, फसील है, मलबूसात यानी कपड़े, हथियार उस ज़माने के, बर्तन, ज़ेवरात पहनने के लिए, फनकारी के नमूने, ये तमाम चीज़ें, मौसीकी के आलात वगैरह, तमाम चीज़ों का शुमार जो है तो मादी माखज़ में जो है तो होता है, तबई माखज़ में होता है इनका शुमार, है ना। ये बात याद रखना है आप लोगों को। अब हम यहाँ पर देखेंगे तहरीरी माखज़, यानी ऐसी चीज़ें, ऐसी तहरीरें, ऐसी लिखावट जिनके ज़रिए हमें उस दौर की बातों का पता चलता है, ज़बानों का पता चलता है ना। कहते हैं ना अक्सर कि 100 बातें अगर हम लोग कहेंगे तो उनकी अहमियत नहीं होती है, बल्कि हमारे पास कुछ लिखा हुआ अगर रहेगा तो उसकी अहमियत होती है, यानी उनसे हमें बातों का पता चलता है। तो यही बात यहाँ पर भी बताई गई है कि तहरीरी माखज़ कितने अहम थे। अब हम देख रहे हैं अभी दौर वस्ता की बात। तो दौर वस्ता में यानी बीच के जो दरमियानी ज़माना है उसमें देवनागरी ज़बान का इस्तेमाल, अरबी, फ़ारसी और मोड़ी, आप लोग पहली तस्वीर में देख सकते हैं ये देवनागरी ज़बान यहाँ पर है। उसके बाद अरबी ज़बान है, फिर नीचे फ़ारसी ज़बान और उसके बाजू में जो है तो मोड़ी रस्मुल ख़त जो है तो दिया गया है, तहरीर दी गई है। तो ये तमाम ज़बानों में जो है तो उस वक्त तहरीर किया जाता था। भोजपत्रों पर, पोथियों, मजहबी किताबों में, ग्रंथों में, शाही फरमान में, यानी बादशाह लोग जो फरमान देते थे, जो हुक्म करते थे, फिर बादशाहों की जो सवानें थी, उनके ज़िंदगी के बारे में जो किताबें छपी, फिर तस्वीरों की मदद से भी जो है तो बहुत सारी हमें उस ज़माने की बातों का पता चलता है। यानी शाही फरमान है, उनकी सवानें जो लोगों ने मिलकर लिखी है, अलग अलग लोगों ने, तो उस ज़माने की ज़बान के बारे में, वहाँ की समाजी ज़िंदगी के बारे में, बादशाहों के बारे में, मज़हब के बारे में सब पता चलता है हमें तहरीरों के ज़रिए, उन किताबों के ज़रिए।
है ना। इसके अलावा खाने पीने की अशिया, अवामी ज़िंदगी, लिबास, रहन सहन, ख़यालात कैसे थे, नज़रियात कैसे थे, कौन कौन सी तकरीबात वो लोग, यानी कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन से त्यौहार वो लोग मनाते थे, ये तमाम बातों का पता भी जो है तो हमें तारीख़ की माखज़ से पता चलता है। जो तारीख़ी माखज़ है, तहरीरी लिखी हुई सूरत में जो है, उनसे जो है तो हमें पता चलता है ये सब बातों का। अब तहरीरी माखज़ के अंदर कौन कौन सी बातें, कौन कौन से माखज़ है तहरीर के अंदर, तो ख़त व किताबत व मुरासलात। जैसे आज हम ख़त लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, ख़त व किताबत करते हैं। अगर हमें एलसी लेना है स्कूल से तो हम पहले एक लेटर लिख कर देते हैं ना, कि हमें जो है तो ये तारीख़ को हमारा बच्चा यहाँ पर पढ़ता था, अब हम यहाँ पर से दूसरे स्कूल में जा रहे हैं या तालीम हम छोड़ रहे हैं तो हमको एलसी दो, है ना। लिविंग सर्टिफिकेट हम लोग लेते हैं तो उसके लिए भी ख़त देना पड़ता है। तो इसी तरह उस ज़माने में भी ख़त व किताबत चलता था, मुरासलात चलते थे, लोग एक दूसरे को ख़त लिखा करते थे, बादशाहों के दरबार में भी ख़त पहुंचा करते थे। तो उस दौर के ख़त व किताबत के ज़रिए, मुरासलात के ज़रिए जो है तो हमें उस दौर का पता चलता है। शजरे यानी ख़ानदान के पता चलता है कि ये शजरे दिए हुए रहते थे कि ये दादा है, फिर उनके वालिद है, फिर वालिद के जो है तो बच्चे हैं, है ना। औलादों का पता चलता है, कौन था, दादा थे, फिर उनके वालिद है, फिर औलाद है, कितने भाई है, कितनी बहनें थी, कब तक हुकूमत इन लोगों ने किए, वो शजरों से पता चलता है। तो ये भी हमें समझ में आता है ना। जैसे अगर हम लोग शजरा देखेंगे तो शिवाजी महाराज का तो पहले शाहजी राजे जो उनके वालिद थे, फिर शिवाजी महाराज, फिर उनके बच्चे। तो इस तरीके से हमें शजरे का पता चलता है, हुकूमतों का पता चलता है। इसी तरह शाही दरबार के रोज़मर्रा के काम, है ना, बादशाहों के जो रोज़मर्रा के काम होते थे, तो कोई कोई शख्स जो है तो उसे लिखा करता था, तो उसकी जो डायरी थी, उनकी जो किताबें थी, उनसे हमें पता चलता है। तज़किरे तवारीख़, जो तज़किरे किए गए तवारीख़ के, तारीख़ के, उनसे भी पता चलता है। कुछ गैर मुल्की सयाह आए थे बाहर के, यहाँ से, यहाँ पर चीन से या दूसरी जगहों से, तो उन लोगों ने भी जो है तो यहाँ आकर बादशाहों के बारे में मालूमात हासिल की, उनके बारे में जो है तो उन्होंने लिखा। जैसे एक मेगास्तीस था और अल बैरूनी है, इब्न बतूता है, ये तमाम लोग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने बहुत कुछ यहाँ से मालूमात अपनी किताबों में जो है तो कलम बंद की, उसे लिखी है। इसी तरह ग्रंथ स्वाने, जो भी मजहबी किताबें भी उस वक्त लिखी गई, तो उनके अंदर से भी हमें उस दौर के मज़हब के बारे में पता चलता है, उस दौर के लोगों के बारे में पता चलता है। फिर जो बादशाह महाराजा जो लोग शाही फरमान दिया करते थे, अपने फ़ैसलों को जो है तो सुनाते थे, तो वो फ़ैसले जो है तो लिखी हुई तहरीरी सूरत में जो है तो वो लोग पेश करते थे, फिर वो दूसरे बादशाह के पास जाता था, तो ऐसी बातचीत हुआ करती थी। तो ये तमाम बातें जो है तो तहरीरी माखज़ में आती है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अहद वस्ता में, यानी हम जिस दौर की बात कर रहे हैं अभी, उस दौर में बहुत सारे बाहर से भी जो है गैर मुल्की सयाह भारत में आए, उन्होंने अपने सफ़रनामे तहरीर किए। यानी वो जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बहुत कुछ अपने यहाँ आकर देख कर जो है तो उन्होंने लिखा, तो उनसे भी जो है तो हमें इस दौर का पता चलता है। जैसे पहली तस्वीर में यहाँ पर अल बैरूनी की तस्वीर है। अल बैरूनी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने बहुत कुछ देखा। दूसरी तस्वीर में यहाँ पर इब्न बतूता है। इसी तरह निकोलस मनुची भी यहाँ पर आए। फिर बाबर की सवानें लिखी गई, बाबर की तस्वीर तीसरे नंबर पर आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह शिवाजी महाराज के बारे में भी जो है तो श्री शिव भारत लिखा गया, एक किताब लिखी गई, उनकी सवानें लिखी गई। फिर कई ख़त व किताबत भी जो है तो लिखे गए। तो उस दौर की पॉलिसियों के बारे में, नज़्म नस्क के बारे में, सियासी ताल्लुकात का इल्म होता है हमें इन बातों से, सफ़रनामों से। यही सब बातें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। जैसे बाबर की सवानें जो है तो कवि परमानंद की संस्कृत ज़बान में तहरीर है, ये भी बताया गया है यहाँ पर। तारीख़ या जो तवारीख़ होती है उसके मानी होते हैं वाक़याती तरतीब। तो अल बैरूनी जो आए थे, ज़ियाउद्दीन बरनी है, मौलाना अहमद याहया बिन अहमद है, मिर्ज़ा हैदर है, भीम सिंह सक्सेना है,
इनकी जो तहरीर करदा तवारीख है वो हमारे पास मौजूद है, दस्तयाब है, जिनका हम उसका पढ़ते भी हम लोग, है ना। तो यहाँ पर और एक चीज़ बताई गई है, बखर, बहुत सारी बखर भी जो है तो लिखी गई है। बखर जो लफ्ज़ है वो दरअसल खबर है, अरबी लफ्ज़ का खबर है लफ्ज़, उसको जो है तो बखर कहा गया है। ये बिगड़ी हुई शक्ल है, लफ्ज़ खबर की बिगड़ी हुई शक्ल है बखर। बखर जो है महाराष्ट्र में वजूद में आने वाली तारीख नवेसी की एक किस्म है। यानी अब बखर, ऐसी बखर लिखी गई है जिसमें तारीख के बारे में बताया गया है। अब खबर को जो है तो बखर कर दिया गया है, मराठी में उसे बखर कहा जाता है। सबासत बखर, महिकावती बखर, 91 नुकाती बखर, चटनीस की बखर, भाऊ साहब की बखर, खरडिया की लड़ाई की बखर जैसी अहम बखरें थी, है ना। जैसे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, सबासत बखर जो है तो लिखा हुआ है। तो इनके अंदर राजा महाराजाओं के बारे में, उस दौर के बारे में सब कुछ जो है तो बातें लिखी जाती थी। जो सियासी इनकलाबात आते थे, ज़बान है, सकाफ़ती ज़िंदगी है, समाजी हालात वगैरह, ये सब बातें थी। मराठी की ज़्यादातर बखर चूँकि वाक़यात गुज़र जाने के बाद लिखी गई, है ना, जो भी वाक़यात हुए, जंगें हुई, तो उनके बाद लिखे गए ये बखरें, तो इसलिए इसके अंदर सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसी तरह रॉबर्ट आर्म है, MC स्प्रेंगल और ग्रांट डफ, ये लोग भी जो है तो आए थे हिंदुस्तान, ये मगरिबी मुअर्रिखीन थे। इनकी किताबें भी जो है तो बहुत सारे लिखे गए हैं। अब और आगे हम लोग देखते हैं, अभी ज़बानी माखज़ के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे आगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे ज़बानी माखज़, है ना। हम लोग जो है तो बहुत सारी बातें जो है तो ज़बानी सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं। कई गीत जो है तो हमारे यहाँ पर शादी ब्याह के मौके पर या जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें सुलाने के लिए लोरियाँ गाई जाती है और अलग अलग जो है तो उन्हें कहानियाँ सुनाई जाती है। ये तमाम पुराने वक्तों की भी जो है तो होती है। तो ज़बानी माखज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती है जिनसे हमें पुराने वक्तों के बारे में पता चलता है, पुराने दौर के बारे में मालूमात हासिल होती है, वो हम देखने जा रहे हैं। पहला है लोकगीत, यानी आम ज़बान में जो गीत होते हैं, जो ना तो आप लोगों को कहीं पर मिलेंगे, बल्कि वो लोग गाते थे एक दूसरे के ज़रिए जो है तो हम तक पहुंच गए हैं। जो शादी ब्याह में भी जो है तो औरतें जब बैठती हैं तो वो आप लोगों ने देखा होगा गांव में कि वो जो है तो गीत गाती हैं, तो उन्हें जो है तो लोक गीत कहते हैं। इसी तरह सरगुज़िश्त, यानी एक दूसरे से जो है तो सुनी सुनाई बातें, वो भी हम तक पहुंची है कहानियों की सूरत में या और किसी शक्ल में जो है तो हम लोगों तक पहुंच गई हुई है। श्लोक, यानी नारेबाजी करना या कहावतों की तरह जो है तो ये भी होते हैं श्लोक, जो पुराने वक्तों से चले आ रहे हैं। या इन्हें मजहबी जब कुछ होता है पूजा वगैरह तो उसमें भी जो है तो ये इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह अभंग है, ये शेर शायरी की जो है तो एक शक्ल है जिसके अंदर 4 या तो 6 मिसरे होते हैं अभंग, है ना, जो अलग अलग संतों ने जो है तो गाए हैं, बनाए हैं, शायरी की है अभंग। इसके अंदर समाज की जो है तो बातों को जो है तो उन्होंने रखा है। इसी तरह है पोवाड़े, यानी किसी की तारीफ में पोवाड़े कहे गए हैं। जैसे मराठा दौर में कई पोवाड़े जो है तो तानाजी वगैरह है, जीजा माता, इनके बारे में जो है तो पोवाड़े लिखे गए हैं, है ना। तो ये सब पोवाड़े भी जो है तो इसे ही कहते हैं, ये भी ज़बानी कहे गए हैं। इसी तरीके से कहावतें हैं, आप लोगों को कहावतें जो है तो बहुत सारी आप लोगों ने उर्दू ज़बान में आपकी उर्दू किताब में देखा भी होगा, असबाक में आते हैं कहावतें। इसी तरह कहानियाँ आप लोग सुनते हो, है ना, तो कहानियाँ भी जो है तो पुराने दौर से चली आ रही है। इसी तरह फ़र्ज़ी हिकायात, यानी फ़र्ज़ी बातें जो आप लोग सुनते आ रहे हो, जिसके अंदर कुछ आप लोगों को सबक मिलता है, अच्छी बातें मिलती है, समझ में आती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो ज़बानी माखज़ है।
जो हमें पुराने वक्तों की कुछ मालूमात जो है तो हमें उनसे भी हासिल होती है। अब देखिए हमारे सामने यहाँ पर तानाजी पोवाड़ा जो है तो लिखा हुआ है, दिया गया है, और बहुत सारी तस्वीर भी जो है तो हमारे सामने मौजूद है। तो हम लोग सबसे पहले तानाजी पोवाड़ा देखते हैं। इस पोवाड़े के मुसन्निफ शायर जो थे तुलसीदास हैं। तुलसीदास की तस्वीर आप लोग पहली वाली देख सकते हैं, वो तुलसीदास है, उन्होंने पोवाड़ा लिखा है। इस पोवाड़े में सिंहगढ़ की मुहिम का जिक्र किया गया है। सिंहगढ़ है ना, सिंहगढ़ की मुहिम जब शिवाजी महाराज के दौर में हुई तो उसके बारे में यहाँ पर बयान किया गया है। इसमें तानाजी आप लोग देख सकते हैं, शिलार मामा शिवाजी महाराज और वीर माता जीजाबाई जो शिवाजी की वालदा थी, उनकी माँ थी, तो उनके बारे में जो है तो यहाँ पर बताया गया है। उस पोवाड़े का कुछ हिस्सा यहाँ पर दिया गया है, जैसे मामा बोलाया तो लागला 80 वर्षीचा म्हातारा, लागीन राहिले रायबाचे तो मजला सांगावी, माझ्या तानाजी सुभेदारा जे गेले सिंहगडाला, त्याचे पाठीरे पाहिले नाही पुढारे पाहिले, ज्याने आंबारे खाईला बाठा बुजरा लाविला, त्याचे झाड होनी आंबे बांधले, किल्ला हाती नाही आला, सिंहगड किल्लाची वार्ता काढू नको तानाजी सुभेदारा, जे गेले सिंहगडाला ते मरुनाशी गेले, तुमच्या सपाटा होईल असे बोलू नके रे मामा, आम्ही सुरमर्द क्षत्री नाही भिणार मरणाला। तो इस तरीके से तानाजी का जो पोवाड़ा है वो तुलसीदास ने जो है तो लिखे हैं। तो ये यहाँ पर इनके ज़रिए भी बहुत कुछ मालूमात हमें हासिल होती है कि सिंहगढ़ की मुहिम के बारे में जो है तो हमें पता चलता है कि उस दौर में सिंहगढ़ की मुहिम में कौन गया, कैसे गया, क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, ये तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र मिलता है। अब हम यहाँ पर हमारी जो आखिरी एक साइड हेडिंग है उसके बारे में देखेंगे, तारीखी माखज़ की कद्र पैमाई, है ना। कद्र पैमाई, तारीखी माखज़ तो आप लोग समझ गए, यानी पुराने वक्त में जो चीज़ें मिली है वो है तारीखी माखज़, तो उनकी कद्र पैमाई करना है, यानी उनको जांचना है, उनकी जांच पड़ताल करना है। ये कद्र पैमाई का मतलब, ये हुआ मतलब कद्र पैमाई। तो जो भी चीज़ें मिली है ना, उसको बड़ी एहतियात के साथ उन्हें हासिल किया जाता है, उनकी छान फटक की जाती है कि यह असल है या नकल है, इन्हें देखा जाता है, इनके मेयार को नापा जाता है, उनकी सच्चाई को नापा जाता है कि सच है या गलत है, और उस दौर में जो भी बगैर दबाव के, कोई सियासी दबाव इनके ऊपर नहीं होना चाहिए, ये तमाम बातों का भी जो है तो ध्यान रखा जाता है। मुबालगा आराई नहीं होना चाहिए कि एक सोने का सिक्का मिला तो 10 नहीं बताना है, जितना मिला उतना ही बताया जाता है। बाकायदा इसकी एक टीम होती है ना। इन माखज़ात को हासिल करने के लिए एक टीम होती है जो खुदाई करती है, आर्कियोलॉजिकल जो टीम होती है, वो टीम जो है तो पूरे भारत की एक अलग से बनाई जाती है, और वो जो है तो हर तरफ जहाँ उन लोगों को पता चलता है वहाँ पर जो है तो खुदाई करके वहाँ की चीज़ें जो है तो हासिल करते हैं वो लोग, और नहायत बारीक बीनी के साथ जो भी चीज़ें मिलती है तो उनकी सेहत का उनका ख्याल रखना पड़ता है, वो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तारीख लिखने का भी जो है तो एक बहुत बड़ा काम, तारीख लिखना भी बहुत अहम काम होता है, और इसमें गैर जानिबदार, यानी ऐसा नहीं है कि किसी शख्स के बारे में अगर वो बुरा भी हो तो उसके बारे में अच्छाई लिखते चले जाए, ऐसा नहीं होता है। और बहुत सारी चीज़ों का जो है तो ध्यान रखा जाता है इन बातों में, यानी जब तारीख़ी चीज़ें हमें मिलती है तो उनको बराबर लेना, उनकी जांच पड़ताल करना, या किसी बादशाह के बारे में, राजा के बारे में, या पुराने वक्त के बारे में अगर कुछ लिखना होता है, तारीख़ लिखना होती है, तो बहुत सोच समझ कर जो है तो ये सब चीज़ें करना पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा ये तारीख़ी माखज़ की जो कद्र पैमाई है ये भी ये ख़त्म हुआ। इस तरीके से हमारा जो पूरा सबक है यहाँ पर वो ख़त्म होता है। इसमें कुछ सवालात के जवाबात हैं मश्क में, वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सबक को अगर आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को देख लेंगे
तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं और सवालात के जवाबात भी आसानी के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।